हाँ बच्चों, तो इसके अंदर एच आपका हो जाएगा। एच में कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये सिल्वर की डेंसिटी 1.5 नहीं 10.5 करनी है। एक सी में यूनिट्स पता चला। ठीक है जी। आई बच्चों, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान से फिगर बनाओगे, इसी से होगा। ठीक है, नो अदर वे। मतलब करना वही है, फिगर बना के हाफ पार्ट का एफपीडी सोचना है आपको। ये जो फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो। तो जो आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट इस तरह से जीरो मानना पड़ेगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो। ये अज्यूम करो कि वाटर और सोप सॉल्यूशन दोनों का एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो। जो अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो होगा तो स्क्वायर प्लेन पे जो फोर्सेस लगी होंगी सरफेस टेंशन के कारण किधर को लगी होंगी?
और जहाँ वाटर फ्रेम से टच है वो होगा कि प्रॉपर 90 जहाँ जीरो मतलब हाँ वो पूरा परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं मतलब किसी भी एक वायर का क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं तो उस पर कैसे लग रही होगी फोर्सेस? लाइक दिस। मैंने मतलब एक साइड पे वाटर के कारण, एक साइड पे सोप के कारण। ये मतलब आप ऐसे पूछो कि जो ये वाली वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब ये ऐसे लिक्विड मतलब एक साइड सोप है एक साइड वाटर। क्या बात समझ आती है बच्चों? तो अब ये फोर्स कितनी लगेगी? मतलब T1 plus T2 into the length of the frame. अब length of frame क्या है? 3A plus 2B plus A minus 3A plus 2 भी तो सीधा ही आ गया और जो यहाँ बचेगा A minus एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर जीरो होगा तभी लिक्विड सरफेस इस तरह से होगी और उस कारण से फोर्स वर्टिकल है। ये बात क्लियर हुई बच्चों? पहले एक आपकी गलती बताता हूँ मैं, जो आपने माइनस लेके निकाला होगा। आपने अज्यूम किया कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 है और 90 मान के आपने ये किया कि एक वजह वो भी हो सकती थी ऑप्शन कि हम ऐसे मानते हैं कि लेट से जो वाटर है वो अपनी तरफ लगा रहा है सरफेस टेंशन और जो सोप है वो अपनी तरफ लगा रहा है। ठीक है, तो मतलब इससे एकदम ऐसा लगता है कि डी वाली ऑप्शन फिर बन जाएगी। क्या गड़बड़ है उसमें? दोनों की फोर्सेस माइनस करो इसी प्लेन में, तो वही हो गया ना। आप सारी फोर्सेस का स्केलर सम कर दो, इसका तो कोई मीनिंग नहीं बना। या तो फिर वो पूछते हैं कि किसी एक लेंथ पे आप नेट फोर्स ले लो, फिर आपको हर तरफ रिजल्टेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर अगर एंगल बड़ा 90 तो उसी प्लेन में आ जाती फोर्स, तो आप दोनों की फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती है, दैट इज फाइन। बट फिर टोटल फोर्स भी आप निकाल सकते हैं, तो रिजल्टेंट निकलता है हर पार्ट पे फोर्स ले लेके उन सब का टोटल रिजल्ट। लेफ्ट और राइट वाले तो कैंसिल हो गई। ऊपर लगेगी हमारे पास एक तो सोप की लगेगी नीचे a into t2 T1 minus T2 a होगी ऊपर। हाँ पर T बन जाएगी और नीचे बाकी सारी कैंसिल आउट हो रही है, सिर्फ बीच वाले पार्ट की और b पीछे दिया। अच्छा ठीक है, तो साइन और अच्छी बात होगी। तो दो तरीके से हम समझते हैं। अगर तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो होगा तो क्या आंसर बनेगा? डी बनेगा। और अगर आप एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 मानते हो तो फिर डी आंसर। सबको समझ आ गया?
तो चाहे हम वो भी कर सकते हैं कि इसको मतलब बस थीटा 90 मान के सॉल्व कर लो, फिर डी दिया हुआ है पीछे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों सबको? सिक्स्थ का आंसर ए आएगा बेटा, ठीक है? पीछे मैंने करा दी थी शायद, फिर ए कर लो। फोर्थ क्वेश्चन में ये कैसे आंसर किया कि दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम है, ताकि वाटर भी ऐसे है, फ्लो भी ऐसे ही। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है तो कैसे होना चाहिए? कौन सा एंगल प्रोटेक्ट किया, मतलब सॉलिड के साथ, वायर के साथ, वायर के साथ सोप का, मतलब दोनों का हमने सेम मान लिया। अगर ऐसे है तो उसका इंटरफेस है सोप का, तब भी तो जीरो जैसे ऐसे है ना, नीचे पानी है और ऊपर फ्रेम रखा हुआ है, फ्रेम के अंदर हमने सोप का एक फिल्म बना दी, मतलब फ्रेम के अंदर सोप है, बाहर पानी है। सोप के नीचे भी पानी तो नहीं ना, नहीं, उसका रोल तो खत्म हो गया ना। वो ठीक है, बट जैसे पानी तो ठीक है ऐसे होगा, हाँ, बट सोप का जो ऐसे भी तो बन सकता है। ऊपर की तरफ यस, नहीं, एंगल ऑफ कांटेक्ट तो एक्यूट ही बनेगा ना। ऐसे तो जीरो बन गया। ऐसे मत सोचो, एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो पूरी डेफिनेशन है अवे फ्रॉम द लिक्विड और वो सारा लेके तो एक ही तरफ बनेगा वो। तो तब मतलब है कोई मरकरी होता है ऐसा, वाटर और सोप का सिमिलर ही होता है, दोनों का लिक्विड होता है, तो अब यूज होता है। हाँ बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन देखो। स्मॉल होल इन अ hollow sphere, water enters in it when it is taken to a depth of 40 centimeter under water. तो हम कह रहे हैं स्फीयर है, उसके अंदर एक होल है, तो लेकिन स्टिल जो पानी है वो उसमें एंटर नहीं कर पा रहा। तो होगा क्या बच्चों कि ये जो यहाँ पे बॉटम में पानी की लेयर है ना, एक पतली सी यहाँ लेयर बन जाएगी, और जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे भी तो वो लेयर इस तरह से यहाँ पे एक तरह से बबल टाइप बन जाएगा। तो अंदर पानी कब जा पाएगा? जब मेरा वे वो बबल बर्स्ट हो जाएगा, तब तो पानी अंदर जा सकता है। तो आपको क्या कंडीशन लगानी है कि मतलब जो 40 वाला प्रेशर है that should be equal to the excess pressure. इसके अंदर तो अभी वैक्यूम ही है ना, hollow sphere है। अगर फिर वो होल का हाँ, होल मतलब कि स्फीयर के अंदर एयर है और बाहर लिक्विड है, मतलब वन सरफेस इन कांटेक्ट विद एयर, ऐसा केस बनता है। अंदर क्लियर हो तो स्केल कैसे करती है अगर पानी का अभी नहीं करी वो, तो जब एक बार बबल बर्स्ट हो जाएगा फिर ऐसा होगा कि ये रेगुलर पानी बबल से क्यों करते हैं। इसलिए क्या होगा कि हमें ये तो पता ही है कि लिक्विड की एडहेसिव फोर्सेस होती है, तो जब आपने उसको उसमें डाला बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पे, पानी पे डिप किया, तो वहां पे एक लेयर बन गई। सबसे इनिशियल में यहाँ पे ऐसे एक लिक्विड की लेयर आती है, एंटर करने से पहले किसी इंस्टेंट पे तो ये पोजीशन होएगी ना। तो अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है ये लेयर इस तरह से बनती जाएगी, मैक्सिमम ऐसे बन सकती है। तो जब इस लेयर को हम ब्रेक करेंगे उसके बाद ही पानी एंटर कर पाएगा।
तक ये लेयर बन सकती है, तब तो ये लेयर बनी रहेगी ना। मतलब वो रिलेशन वैसा बन जाएगा ना कि ये एक आपका ऐसे हेमिस्फीयर बन गया है यहाँ पे। लिमिटिंग केस की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले तो दूसरा भी बना होगा। तो आप यहाँ पे ये इसका रेडियस लिख सकते हो, ठीक है। तो किस तरफ प्रेशर बच्चों मतलब ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा? एक्सेस प्रेशर वाले कंसेप्ट से सोचो कि ए और बी में कहाँ ज्यादा प्रेशर होगा, अगर ये ऐसी सरफेस बनती है। तो अभी सरफेस टूटेगी, सरफेस के कर्वेचर को देखो ना, उससे बताओ कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। बी पे होगा, अगर बी पे प्रेशर ज्यादा तभी तो सरफेस अंदर को होगी, नहीं तो फिर उसको पूरा स्फीयर कंप्लीट करके सोच लो तो एक्सेस प्रेशर का है रीजन में है। तो अंदर वैक्यूम कहना गलत हो जाएगा, ये कहें कि अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट, जो एयर पहले की ट्रैप्ड है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही है, तो अंदर प्रेशर है P नॉट। बाहर क्या हो गया, दो तरीके से सोच सकते हो आप, मतलब P नॉट प्लस रो जी एच भी होना चाहिए डेप्थ वाइज, और एक्सेस प्रेशर के हिसाब से क्या होना चाहिए, P नॉट प्लस 2s पर। बनने से पहले प्रॉपर बनने से पहले इस तरह का कुछ बनता है जो उस प्रेशर को इधर से बैलेंस हो रहा है, उस प्रेशर से जो भी प्रेशर रिस्पेक्टिव लेंस पे हाइट्स पे आ रहा है। तो इसके बाद भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसा कर्वेचर कुछ बन जाए कि प्रेशर इंक्रीज होने पर उस तरह से नहीं, ये बेसिकली अगर इसके बाद आप कर्वेचर बढ़ाओगे, मतलब अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर फोर्स कम हो जाएगी पहले से, ये मैक्सिमम है इस पोजीशन पे जो फोर्स लग सकती है। इन अ वे बच्चों, मतलब ये जो फिगर है ना जिसको हमने एक्सेस प्रेशर से किया है, इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई ये जो रेड लेयर है इसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि रेड लेयर पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। फिर हम ऐसे ही बोलते हैं कि एक तो उसके ऊपर अंदर की जो एयर है उसकी प्रेशर फोर्स लग रही, वो क्या होती है, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और एक उस पे क्या लग रही होती है, सरफेस टेंशन फोर्स। तो बिल्कुल वैसे ही अगर मैं इक्वेट करता कि साइड से जो सरफेस टेंशन फोर्स है उसको मैं प्रेशर फोर्स से इक्वेट कर देता तो भी वही सेम आंसर मिलता है जैसे हमने वहां किया फ्रांस। मतलब पहले तो छोटी लेयर होगी, ये करते करते इतनी बड़ी करते, मतलब इस पे मतलब नहीं हो जाएगा अगर और बड़ा होगा ना, वही मैं कहता हूँ कि अगर आप ऐसे सोचो अगर ये मतलब मान लो इस तरीके का बन जाए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो तो ये लिक्विड है वो तो इसके ऊपर को फोर्स लगाई है, फिर जो साइड्स वाली एयर है वो भी इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगी, तो यहाँ पे जो पार्ट ये भी तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगी ना, तो मतलब ये शेप नहीं बन पाएगी। इससे पैसे क्यों आगे बढ़ रहा है, उससे पहले नहीं आ रही। वही ना, अभी तो सीएल के पास वो
मतलब अभी आप एक तरह से ऐसे कर लो कि फोर्सेस के पास वो स्कोप था कि वो इक्विलिब्रियम ला सकती हैं, इसके आगे नहीं है। मतलब ये एक तरह से ये जो पॉइंट बना ये सरफेस टेंशन की लिमिट बन गई। फाइनली तो सरफेस टेंशन की फोर्स ही है ना जो उसको रोक के रख रही है यहाँ पे। हाँ 20 पे अगर होता तो 20 पे ये शेप ना होती, कुछ इन बिटवीन शेप होती। तो प्रेशर को देखते हो ना, कर्वेचर तो स्टिल वही रहेगा ना। फिर लेकिन अगर हम वो सोचें कि हाई प्रेशर पे लो प्रेशर जाता है कोई भी चीज, तो फिर पता नहीं क्या है। हर इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम रह रहा है वहां पे, मतलब किसी अक्यूट एंगल पे इक्विलिब्रियम बन जाएगा जो अभी हमने पूरा इसको मतलब 90 डिग्री पे लिया है सेमी सर्कल बना के, तब सेमी सर्कल बनेगा ही नहीं। मुझे इस पे आपने शायद कभी मतलब अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि हमने पहले पानी में डाला तो जो आ रहा है वो हीट है, तो एक्सेस प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो है, तो इसलिए वो नीचे नीचे जाता रहेगा, एक्सेस प्रेशर रेडियस कम होता जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आ गया जहाँ पर एक्सेस पॉइंट आ गया 40 सेंटीमीटर वाला, उसके बाद अगर हम जाएंगे तो जो एक्सेस प्रेशर है वो तो बढ़ेगा, बट जो एयर वाला प्रेशर अंदर से लग रहा है वो मतलब नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो हमारा लास्ट केस है। यस ऐसे कर लो, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि इस पे बेसिक एक्सपेरिमेंट भी होता है, शायद आपने कभी देखा या सुना हो कि जैसे मान लो ये ग्लास है, इसके ऊपर अगर मैं रुमाल रखूं, अगर मैंने पहले मतलब रिलैक्स सा रखा हुआ है, वैसे ग्लास भर जाएगा, क्यों? ऊपर से डाला है, पोर्स मतलब होल्स होते हैं, उससे पानी चला जाएगा। अब अगर मैं उसी रुमाल को ऐसे टाइटली पकड़ लूं तो वाली चीज हो जाती है। करें, चलो अभी जाएगा पानी, बेइज्जती ना हो जाए। हाँ अगर नहीं हुआ तो फिर कह दूंगा मैं, चले जाओ। हाँ ज्यादा नहीं डालता। अभी तो चला ही गया, और अगर अब इसको हम अगर ऐसा कर लूं और से पानी चाहिए, भगवान के पास नहीं जाता। हाँ ये फिर एक्सेप्शन बन जाए। ठीक है, तो मतलब ये इसका रीजन यही है कि ऑब्वियसली वो देख नहीं पा रहे, बट ये मतलब जो होल्स के अंदर पानी ट्रैप्ड है वो ऐसे उसने इस टाइप की नीचे की तरफ शेप ले ली। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर ज्यादा पानी भरा होता तो वही प्रेशर पानी का ज्यादा हो जाता, तो फिर पानी गिर जाता।
तो ये 7th हो गया क्लियर बच्चों? अगेन जैसे मैं आपको कह रहा था 7th भी ऐसा है कि फर्स्ट टाइम में विजुअलाइज करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा क्या होता है कि जैसे हम उस हेमिस्फीयर का एफबीडी बना लेते हैं, तो उस पे क्या होता कि नीचे से फोर्स लग रही है पी नॉट प्लस रो जी एच वाली प्रेशर, ऊपर से लग रहा है पी नॉट, तो ये बिल्कुल जो जिस एक्सेस प्रेशर की जो डेरिवेशन थी ना वो बन जाती कि यहाँ से आपका इफेक्टिवली मान लो पी नॉट लग रहा है, और जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो कहाँ लग रही होती, ऐसे लिक्विड सरफेस के पैरेलल। तो हम क्या कर देते कि पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू 2 पाई आर। हाँ 8 सेम है। अभी आप देखोगे कि 3B में जो क्वेश्चन है एक जैसे ये है 3B में है, इसका उल्टा क्वेश्चन समवॉट लाइक जो मैंने आपको भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, उसमें आप देखोगे इस तरीके से है कि जैसे हम ड्रॉपर से जब हम प्रेस करते हैं और ड्रॉप गिरता है, तो ऐसे होता है ना कि जैसे आप धीरे धीरे जब प्रेस कर रहे हो तो पहले ड्रॉप बन रहा होता है, फिर एक इंस्टेंट पे जाके वो ड्रॉप रिलीज होता है। तो इस फिगर का बिल्कुल उल्टा हो गया ना, वहां पे ड्रॉप नीचे की तरफ बन रहा है, वहां पानी भरता जा रहा है, तो शुरू में एक्सेस प्रेशर मेंटेन रहता है, फिर जब ऊपर का प्रेशर बढ़ जाता है तो वो ड्रॉप डिटैच हो जाता है। ठीक है बच्चों, जे का फर्स्ट आपका हो जाएगा, उसमें बिल्कुल वही करना है, वो जो हमारी कंडीशन होती है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम, पर बस जब आप प्रेशर लिखोगे तो आपको एक स्टेप क्या इनिशियली इंश्योर करना है, जो हमने एक्सेस वो कैपिलैरिटी की डेरिवेशन में किया था कि अब आप सीधा पी नॉट प्लस रो जी एच नहीं लगा सकते, क्या टर्म आएगी पी नॉट माइनस 2s बाय आर प्लस रो जी एच, याद है जो हमने किया था ना कैपिलैरिटी में। ये जो क्या कहा है आपको कि इसको आप कांटेक्ट में ले आए इस तरह से, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम ऐसे दो बबल्स को कांटेक्ट में ले आए तो तो उसका कर्व टू द सरफेसेस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम कहते हैं कि जो बीच वाली सरफेस है, मान लो इसका बच्चों रेडियस जो है वो कुछ नया रेडियस बन गया कैपिटल, ठीक है। देखो प्रेशर है क्या लेफ्ट वाले स्फीयर पे, इसका रेडियस राइट वाले का r2 है, तो यहाँ प्रेशर क्या है प्लस r1, यहाँ पे क्या है p नॉट प्लस 2s बाय r। अब आप ये क्या होना चाहिए, that should be equal to 2s by capital, तो उससे निकला। बड़े वाला अच्छा, हाँ एक सेकंड, वो भी एक चीज देखनी है कि 2 आएगा या 4 आएगा बच्चों, सब में ही 4 आया था, मतलब जो मैंने यहाँ भी 2 लिखा है यहाँ भी 4 आना था, और ये वाली के लिए भी 4 ही आएगा, क्यों, सारे केसेस में दो सरफेसेस एयर के कांटेक्ट में है ना, ये जो बीच वाली सरफेस भी है इसके भी तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड ही एयर है, चाहे यार डिफरेंट प्रेशर्स है,
एयर ही है ना, क्लियर बच्चों? आगे हाँ वही देख, ये इसी में 4 अरे जितनी प्रेशर की टर्म्स हैं सब में 4 आने। ठीक है बच्चों, बस ये बाकी तो हो जाएंगे सारे। वो एक मैंने मुझे क्वेश्चन आपसे, एक ना ये आप में से कई लोगों को डाउट आया था, ये जो जैसे ये वाला 6th, मैं एक बार इसमें आपको बच्चों लिख के दिखा क्वेश्चन हमने कैसे लिए। जो इसमें सबसे हम वो एस्टिमेशन तो ले ही सकते हैं, तो E1 है, मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, रूट h/2, उसमें तो कुछ नहीं। ठीक है, वैसे मैं ऑब्वियसली डायरेक्ट 1 यहीं पे लेता, ऑप्शन पे था, उन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी बना के मैं निकाल सकता था, बट हमें पता है कि वो सीधा रूट 2GH आ जाता। ओके हाँ, क्योंकि ये होल छोटा है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे एक पॉइंट बचा, हमने 1 यहाँ मान लिया, 1 नहीं मानते, लेट्स से 3 मान लिया, और 1.4 मान लिया यहाँ पे। तो इनकी चीज मान लेते हैं V3 V4, ठीक है, और V2 भी हमारे पास अननोन है, बट उसका एरिया स्मॉल है, तो उसकी बाद में कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम। हाँ एक बता रहा हूँ, देखो अब हमें कंटिन्यूटी बनवाने नहीं है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमारी कंटिन्यूटी बनेगी होती कि A3V3 इक्वल 1V1 A4V4, जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट बनती है, लेकिन कि ये हो छोटा, ये नेग्लिजिबल, एंड 3 और A4 तो सेम ही है, वो तो एरिया A ही है, तो इस टर्म को हम इग्नोर कर देंगे, इस टर्म को इग्नोर कर तो मैं एक तो कि E3 इज इक्वल टू कि जो है उसके टॉप और इंटरफेस जो पार्ट्स हैं उनकी वेलोसिटी सेम, ऊपर वाले। हाँ अब हम यही पॉइंट 3 और 4 पे बिचो अगर बर्नौली लगे, बेस नीचे वाले पॉइंट 4 को मानते हुए, तो क्या बनेगी, प्रेशर एट 3 प्लस ρGH प्लस हाफ रो
V3 square is equal to H3 हो गया half लगा सकता हूँ, है ना? तो आप V3 V4 तो सेम ही था, कंटिन्यूटी से निकाल ही लिया, तो इससे आपके पास तो जो P4 निकला है, जो कि अगर आप देखो तो रिजल्ट बिल्कुल वैसा बन गया कि एज इफ लिक्विड है ना, बट डोंट इन्फर एनीथिंग आउट ऑफ दिस। आप तो ये सोचो कि हमने कंटिन्यूटी बर्नौली लगानी है। क्लियर? अब हम आ जाते हैं नीचे वाले लिक्विड पे। अब हमें नीचे वाले लिक्विड के लिए बच्चों सॉल्व करने के लिए V2 निकालना है, तो अब हम एक तो लगाएंगे नीचे वाले पे कंटिन्यूटी, वो क्या बन गई A4 V4 इज इक्वल टू नहीं कर सकते हम, ठीक है, तो उसको कैसे इग्नोर करोगे आप? और अब 4 और 2 के बीच में बर्नौली लगा दो, तो प्रेशर ऑफ 4 वो तुम्हारे पास है ही P3 प्लस रो जी एच प्लस क्या आएगा बच्चों, और टर्म क्या आएगी? नहीं, उससे पहले P नॉट, तो P लिखा है ना, P प्लस रो जी एच आना है। रो जी एच क्या बनेगा 2 रो, अब हम नीचे वाले लिक्विड में लगा रहे हैं G H/2, मतलब मैं रेफरेंस लेवल V2 को मान रहा हूँ, तो उससे ऊपर H/2 है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड V2 is open to air P naught plus half 2 रो, अच्छा एक लेफ्ट हैंड साइड पे कॉटम आनी थी, प्लस हाफ 2 रो V1 स्क्वायर, नहीं V1 नहीं V4 इज इक्वल टू P नॉट प्लस हाफ 2 रो V2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली आप क्या करोगे, अब इधर V4 के अंदर आप V1 पुट कर दोगे, V4 को आप V2 की टर्म से सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और वो टर्म आपकी छोटी सी बन गई, तो मतलब ये वाली टर्म जो है वो इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि V4 A2 बाय A4 का, तो वो रिजल्ट मानते हुए उसको आप इग्नोर कर सकते हो। उसका एरिया बहुत छोटा है, आप ये मत सोचो कि हमने V1 को 0 किया, हमने A1 V1 को 0 किया। क्यों? अगर मैंने ये इक्वेशन आपको मतलब एग्जैक्ट लिख
के दिखा ये हमको नहीं मानी, ये तो उसी से आ रहा है ना। बोलो भाई। मतलब आपने जो भी रेफरेंस लेवल लिया, मतलब हाँ हाँ हाँ, फिर वो माइनस में आएगी, मतलब वो फिर आप जब 4 हो गए तो उस 4G में आ जाएगा, वो क्या वही हो जाएगी ना। फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैंने मान लो जहाँ मैंने रेफरेंस लेवल मैंने 4.4 पे माना था, तो उस कारण से लेफ्ट साइड पे रो GH आया। मान लो मैं रेफरेंस लेवल 3 पे रखता ऊपर, तो राइट हैंड साइड पे टर्म आती रो G माइनस H, तो प्रैक्टिकली तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके प्लस रो GH हो गया ना। जब मैं 4 पे, तो मैं प्लस H तो है ना, तो वो माइनस में। आप इस रेफरेंस ऊपर वाले रेफरेंस लेवल के हिसाब से 4 की हाइट लिख रहे हो, तो नेगेटिव में डलेगी ना फिर। मतलब T0 प्लस रो GH में जो H होता है वो आपका रेफरेंस लेवल से उस पॉइंट की हाइट है। हम ऐसे उसको पॉजिटिव नहीं ले सकते ना हम किसी और हाइट पर ऊपर से नीचे पॉजिटिव ना ना ना, ये जिस तरह डिराइव हुआ है उसमें हमने उसको अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव मान के किया हुआ, तो इसीलिए मतलब मैं बार बार हाइट टर्म यूज कर रहा हूँ कि अगर उससे नीचे है तो आप नेगेटिव में पुट करो। इस टेस्ट का तो बता ही दिया था मैंने। नहीं नहीं, इस टेस्ट बता दिया था, अगले का चेक करके। बिल्कुल, है किसने अभी तक किसी ने बताया? वो तो क्या था, वो भी आगे से इंश्योर की गलत पता चला। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया। बड़े ओके बच्चों, तो हमें इंटरनल एनर्जी बच्चों समझ आ गया कंसेप्ट। तो बच्चों जब हम KTG से थर्मो की तरफ जाते हैं, तो मेन बात जो समझने वाली है, याद रखने वाली है, वो बिल्कुल इतनी सी है कि एक गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज गिवन बाय F/2 nR। ठीक है, इसको माइंड में रखते हुए हम जो हमारा एक तरह से जो नेक्स्ट चैप्टर है थर्मो, उस पे मूव करते हैं। तो जो थर्मो चैप्टर का बेसिस क्या है एक बार ये समझते हैं। आप बच्चों याद करो कि बहुत पहले मैंने आपको एक बात समझाई थी कि व्हाट आर द वेज टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी।
टेम्परेचर एंड बाय दो तरीके होते हैं, एक तो सीधा फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कर दो, ठीक है, इसको एक तरह से हम वर्क कहते हैं। तो भाई एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका तो होता है कि आप वर्क कर दो, और एनर्जी ट्रांसफर करने का दूसरा तरीका होता है कि आप टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर दो। जब टेम्परेचर होगा टेम्परेचर फ्लो कर, ये मतलब कि अगर में गर्म पानी कुछ देर ठंडा हो, हम कुछ ठंडा, क्यों? क्योंकि उसका लोअर टेम्परेचर, तो इन फ्लोज आउट टेम्परेचर, तो अपने आप हो रहा है, मानते हो? तो ये दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जो था वो हमने पहले सीखा इन द चैप्टर वर्क, राइट, वहां पे हम फोर्स लगा के वर्क कर रहे थे, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे। दूसरा मेथड एक तरह से हमने हीट जो चैप्टर किया हुआ है उसमें हम बात करते हैं बार बार कि कैसे टेम्परेचर डिफरेंस होने पर एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। बट एनीवेज, मतलब उन्होंने नहीं भी किया हुआ, आपको सब पता होनी चाहिए और कुछ नहीं, कि टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, मानते हो? तो थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है बच्चों, इसमें क्या होगा कि बेसिकली हम ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जहां पे आप ये दोनों को इकट्ठे अप्लाई कर रहे हैं। क्या होगा, वी विल बी ट्रांसफर बाय मेथड्स इकट्ठे, मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस और साथ में वर्क भी हो, तो एक एनर्जी ट्रांसफर। सारा चैप्टर सिर्फ उस पे बेस्ड कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर कंबाइन करते, क्या बात समझ? ठीक है, तो इस बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। गर्म चीज में बच्चों एनर्जी ज्यादा क्यों होती है? टेम्परेचर ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। जो गर्म पानी होता है वो ठंडे नॉर्मल पानी से कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी ठंडा होता है, अब वो तो कंडक्टिविटी, क्योंकि उसका जो के है वो सेम है। तो बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे वर्क डन बाय अ गैस की, ठीक है। तो हेडिंग दो थर्मोडायनामिक्स, एंड उसमें टॉपिक का नाम लिखो वर्क डन बाय अ गैस। तो बच्चों ये फिगर क्या है, जो हम बार बार बच्चों जैसे फिगर बनाया करेंगे इसके, इसमें क्या है कि एक तरह से सोचो कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली पड़ा है, और ये जो इस पे वाइट स्लांट लाइंस बनी हुई हैं वो एक तरीके से पिस्टन है। पिस्टन का क्या मीनिंग होता है बच्चों? एक डिस्क है बेसिकली, जिस डिस्क ने इस गैस को इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है, और कुछ गैस को, और वो पिस्टन मूव भी कर सकता है। पिस्टन वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं बार बार टू इंश्योर कि वो मूव कर रहा है, मूव कर सकता है रादर। तो बच्चों क्लियरली ये जो गैस है वो इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएगी, किस डायरेक्शन में? जो कि मैंने रेड से शो की हुई है। गैस ने पिस्टन पे और कारण कुछ का मतलब पिस्टन, तो हम इसी वर्क कर रहे हैं। हम जो पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है ए, ठीक है, और मैं गैस का लेट्स से प्रेशर है पी। तो हाउ विल बी राइट द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय गैस? कोई भी वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रल एफ डी एक्स,
F को मैं क्या लिख सकता हूँ, P into A। तो जो वर्क डन है इंटीग्रल F dx बनेगा बच्चों। F को लिख दिया इंटीग्रल P A dx। व्हाट इज A dx? कौन सा वॉल्यूम? जो नया वॉल्यूम बना, या ऐसे कह ले जितने वॉल्यूम से गैस ने एक्सपैंड किया। पिस्टन राइट को तभी मूव किया होगा अगर गैस ने एक्सपैंड किया होगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ADX को DV, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इससे मेरे पास बन गया वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P gas DV। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क बाय गैस। जो एक बहुत सिंपल है ना, कुछ हमने नया नहीं किया, सिर्फ टर्म्स चेंज कर दी फॉर्मूला में। तो जो एक बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पे वी से वर्क डन बाय गैस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसीलिए राइट हैंड साइड पे भी क्या आ रहा है, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना हमें, बट कुछ इंपॉर्टेंस है इन दोनों वर्ड्स की। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस बच्चों रिजल्ट, व्हाट कैन वी से कि अगर गैस एक्सपैंड कर रही है तो उसका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? भाई डीवी पॉजिटिव होगा। इफ गैस इज एक्सपैंडिंग दैट मींस डीवी इज पॉजिटिव। पी टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, वो तो नेगेटिव होने से रही। तो इसका मतलब गैस इज डूइंग वर्क, व्हिच मींस कैसे कर रही होगी इस वर्क, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि गैस अपनी एनर्जी दे रही है पिस्टन को या सराउंडिंग्स को। लाइक सिमिलरली उल्टा होता, अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अगर, तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर। बोल, अभी हम इसीलिए ये को करें। और बच्चों ये वाली जब हम कह रहे हैं कि दिस इज गिविंग एनर्जी टू सराउंडिंग्स, ये सिर्फ वर्क वाली एनर्जी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस वाली एनर्जी से कोई लिंक नहीं। तो जब मतलब मैं कह दो कि गैस एज गुड एज कि गैस के ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम दो टर्म्स हमारी बहुत कॉमन है, एक होता है वर्क डन बाय गैस और एक होता है वर्क डन ऑन द गैस। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? ठीक है, अगर आपका वर्क डन बाय गैस नेगेटिव आ गया, उसका क्या मतलब होगा कि वर्क डन ऑन द गैस जो है वो, सॉरी वर्क डन बाय द गैस जो है वो नेगेटिव। ठीक है, ये समझना बच्चों इसलिए जरूरी है, आपको कह रहा एक्चुअली क्या है कि फिजिक्स में हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स बात करते हैं इन टर्म डन बाय द, आप ज्यादातर बात करोगे ऑन, बात सेम क्या होगा, साइन। इसमें आई विल से वर्क डन गैसेस, केमिस्ट्री में यू विल की वर्क डन ऑन द गैस,
बस ये फर्क है। क्लियर सो फार? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो। By n moles from 2B. ठीक है, यूज कर दो। ठीक है, देखो क्या गुड। कमॉन बच्चों, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मतलब आई थिंक बिल्कुल ऑब्वियस है क्या स्टेप्स लगेंगे। अनुभव आ गया आंसर?
ठीक है, कॉन्टैक्ट मेथड भी अच्छा क्या मुश्किल है, मतलब क्या करना है बताओ। इंटीग्रल पी डी वी लगाना है, इंटीग्रल पी डी वी अगर लगाना है तो क्या करना पड़ेगा उसमें। अगर आपको ये इंटीग्रल लगाना है तो पी को सब्स्टिट्यूट करोगे तभी तो इंटीग्रल सॉल्व। पी कैसे सब्स्टिट्यूट होगा, रिलेशन दिया हुआ है तो उसको लिखो सी बाय वी स्क्वायर इनटू दिस, ये इंटीग्रेशन कर दो। मतलब और इसमें गलती कैसे कर सकता है कोई, और क्या तरीका था। सी फंसेगा, सी को आप क्या सब पुट कर सकते हो, सी क्या है, नथिंग बट पी नॉट वी नॉट स्क्वायर। आया समझ। तो बच्चों यहाँ तो रिलेशन आपको पी और वी में दिया हुआ था, मान लो पी वी की जगह टी वी में दिया होता या पी टी में दिया होता, फिर क्या करते, आइडियल गैस लगा के आप पी का एक्सप्रेशन निकाल लेते, है ना। स्टिल मेथड तो यही सेम फॉलो करना था। एक बात बच्चों और आपको ये समझ आती है, इस एग्जांपल से बात क्लियर हो रही है कि ऑब्वियस वो डिपेंड करेगा कि पी और वी कैसा रिलेशन है। पी वी स्क्वायर कांस्टेंट दिया तो और आएगा, अगर मैं पी क्यूब कर देता या कुछ भी और बना देता वर्क डन कुछ आता। इन अदर वर्ड्स वर्क डन इज प्रोसेस डिपेंडेंट, कि आप किस प्रोसेस से गैस को एक्सपैंड कर रहे हो, isn't it? तरीका हर जगह बिल्कुल यही फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल गैस फॉलोज पी रेज़ टू पावर m कांस्टेंट। आपको बच्चों ढूंढना है बल्क मॉडुलस और गामा ढूंढना है। गामा हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला क्या होता है बच्चों, बराबर हो, जिन्होंने किया हुआ और नहीं किया हुआ सब एक ही हो, कोई फर्क नहीं है। ये होता है, ऐसे होता है, ये होता है ना रिलेशन dv by v is equal to gamma dt। हाँ 1 by v dv by, ठीक है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, मतलब इस क्वेश्चन का वर्क से कोई रिलेशन नहीं है, आपने तो सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करना है। बल्क मॉडुलस ही बताई देता हूँ फिर तो क्या होता है, डेल्टा उल्टा नहीं, कैलकुलस वाला बताओ। dp by dv ये होता है बल्क मॉडुलस, माइनस v dp by dv। तो बेसिकली आपने आइडियल गैस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके एक्सप्रेशंस वैल्यूज बना।
शर्मनाक बात है। अच्छा आपने, अच्छा एक ये क्लियर होना चाहिए कि किसकी टर्म्स में निकालना है आंसर। तो आपने ए पार्ट जो निकालना है वो निकालना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और बी पार्ट जो निकालना है वो निकालना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। मतलब वेरिएबल सिर्फ प्रेशर आएगा ए पार्ट में और कुछ नहीं आएगा। हिंट मैंने आपको दे दिया है, सीधा सीधा जो गिवन इक्वेशन है क्लब इट विद आइडियल गैस इक्वेशन और डिफरेंशिएट करके वो एक्सप्रेशन बना। दोनों एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट कर दो, गिवन एक्सप्रेशन भी और आइडियल गैस इक्वेशन को भी, फिर बस टर्म्स को इधर उधर करो, बन जाएगा। सिर्फ प्रेशर, मतलब वेरिएबल प्रेशर है, उसके अलावा कोई कांस्टेंट हो सकता है। मेरे ख्याल से ए पार्ट तो सीधा बस इसी को डिफरेंशिएट कर दो, उसी से ही आ जाएगा, और कुछ करना ही नहीं। मतलब आइडियल गैस की भी जरूरत नहीं पड़ रही, वो इसलिए नहीं पड़ रही क्यों, गिवन रिलेशन भी पीवी की फॉर्म में ही है, जो आपको बनाना है वो भी पीवी की फॉर्म में ही है। अगर कुछ और होता तो जरूरत पड़ती। हम्म, हाँ एन आर तो कॉन्स्टेंट्स है, उसकी टर्म्स में आ सकता है। इसके जो तीन कॉन्स्टेंट्स हैं आप देखो तो एन आर और एम। साइन देखो, साइन की गलती है।
टेम्परेचर की मतलब टी की टर्म्स में निकालना है। बहुत जाते वेरी पहला तो आगे वेरिएबल क्या आएगा कांस्टेंट या वेरिएबल देखो जो पहला सिंपल डिफरेंशिएट कर दो इस एक्सप्रेशन को अपने आप बस टर्म्स को इधर उधर करना है वो बन जाएगा तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है m इंटू पी ऐसे ही सेकंड में क्या करना है बेसिकली क्या करो कि हमारा फाइनल आंसर किसकी क्या में कैलकुलेशन को में कन्वर्ट करो है ना और डिफरेंट तो जब आप वो करोगे तो जैसे मैं कह रहा था कि आइडियल गैस लगा के आपका ये बन जाएगा टीवी इंटू एम माइनस माइनस कॉन्स्टेंट इसको डिफरेंशिएट कर दो सिंपल तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा माइनस वन अपॉन एम माइनस वन इंटू टी अंडरस्टूड लेट ऑल चलो
ठीक है बच्चों, दैट्स इट। फिलहाल इस पार्ट का कोई होमवर्क नहीं है, आपने अब क्या करना है, सॉलिड्स की 3B करनी है और इसके बाकी पार्ट्स बचे हुए थे BCD वो करना है। ठीक है, मंडे क्या डिस्कस करें, इसके 3 है। ठीक है, 3A के जो BCD पार्ट्स बचे हुए हैं वो मैं मंडे को डिस्कस करूंगा। अच्छा, आप इससे आइडिया लगा लो, ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं दीज आर IIT लेवल क्वेश्चंस। ये वो नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन दिए हैं, बोथ आर प्रॉपर IIT लेवल क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जो कि किसी ना किसी फॉर्म में आए हुए हैं, IIT नॉट इवन मेंस, IIT लेवल। तो इसमें ऐसा ही है सारा कुछ। ओके, चलो।